वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स। बच्चे न्यूक्लियस चैप्टर चल रहा है और न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर मैंने स्टार्टिंग का पार्ट आपको करा दिया, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर कर्व। और उससे मैंने ये भी बताया आपको कि आप किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ हो रहा है। ये भी मैंने बताया कि हमेशा जो लाइट रेंज न्यूक्लियाई हैं, यानी जिनका मास नंबर 30 से 170 है, वो स्टेबल है। तो कोई भी हैवी न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल है बच्चे, टूट कर फिर वहीं 30 से 170 के बीच में आएगा। और सिमिलरली बच्चे जो लाइट न्यूक्लियाई हैं वो भी आपके पास फ्यूज होकर वो भी स्टेबल की तरफ चलेंगे। तो ध्यान रखना, जिनके स्टेबल न्यूक्लियस हैं तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होता है, और जिनका अनस्टेबल है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है। इससे भी क्वेश्चन करते हैं। और 30 से 170 के बीच में मैंने बताया था कि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उनके एवरेज वैल्यू 8.5 MeV है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। इसका मैंने आपको ये बताया था एक कंसेप्ट ये था कि ये इसलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर सैचुरेटेड फोर्सेस, यानी वो इस रेंज में फिक्स है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब चलो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, और जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दिया जाए कि 12th का रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डुअल नेचर, एटम, इन सबकी प्लेलिस्ट बनी है बच्चे। और उसके साथ साथ उसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। तो बच्चे आप बहुत आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बड़े ध्यान से, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे। और जो बच्चे 12th क्लास में उनको तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि उनको बोर्ड का भी ये सिलेबस आ रहा है, सीबीएसई के बच्चे हैं। और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें भी बच्चे ये सिलेबस आता है। ठीक है, तो ये अच्छे ध्यान से कर लीजिए। साथ साथ बच्चे 11th के भी हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो बैकबोन है फिजिक्स की वहाँ से मैंने स्टार्ट बना रखा है। उसमें लॉज ऑफ मोशन है, मैकेनिक्स का आपको पता है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ग्रेविटेशन, इन सब की प्लेलिस्ट बन गई है बच्चे। तो उसमें आप जरूर देखें उनको जाकर। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और न्यूक्लियस को आगे बढ़ाते हैं। लेट अस स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया था और उससे आपको टाइम बचेगा। उसमें मैंने बताया था कि यदि न्यूक्लियर फिजन को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, तो यदि 1 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं तो और 100% एफिशिएंसी है, तो उसको केवल एक दिन में 1 ग्राम यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने आपको देखो प्रूफ करके दिखाया, इसको याद कर लेना। और इसी में बच्चे एफिशिएंसी के हिसाब से कर लेना कि माने 50% एफिशिएंसी तो 2 ग्राम चाहिए। और यदि 1 मेगावाट की जगह 100 मेगावाट है तो बस 100 ग्राम, और 50% एफिशिएंसी तो इसका 100 × 2 यानी 200 ग्राम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, यू विल बी सरप्राइज्ड। वाह क्या आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे मैंने चीजें बता दी आपको। चलो बच्चे, बहुत अच्छा अच्छा मैंने यहाँ समझा रखा है। अब आगे मैं आपको बता रहा था न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, और देख लो। तो न्यूक्लियर फोर्सेस ये सब असर्शन रीजन में काम आता है। न्यूक्लियर फोर्सेस में कुछ इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज हैं उसको बच्चे नलीफाई, उनको रिवर्स कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता है क्या है, चार्ज डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट, वहां बच्चे बताओ जरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। ये कोई भी दे डू नॉट ओबे एनी लॉ, कोई लॉ ही नहीं है पहली बात तो। डू नॉट ओबे एनी लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ तो बात की बात है। इसके अलावा बच्चे वहां पर क्या था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे वो बच्चे इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो वो तो यहाँ तो लॉ है ही नहीं। दूसरा बच्चे वो लॉन्ग डिस्टेंस थे, तो ये आपके पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। वहां पर क्या था,
मतलब वहां तो वैरी करते रहते हैं, ये मतलब चेंज होता रहता है। ये आपके पास सैचुरेटेड फोर्सेस हैं, यानी एक रेंज में ये कांस्टेंट हो जाते हैं। सैचुरेटेड फोर्सेस रेंज फॉर ए डेफिनेट रेंज। इसके अलावा बच्चे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो बच्चे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, उसको बस चेंज कर दो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। वहां पर और क्या था बच्चे, वहां पर था वो सेंट्रल फोर्सेस है, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं। आगे आपको सारे कुछ कंसेप्ट, दे विल नॉट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बच्चे, हमेशा अट्रैक्टिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, तो ये भी आपके पास दे में बी रिपल्सिव एज वेल एज। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, नहीं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और इसमें एक ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा फायदा रहे। यहाँ पर हमने सेपरेशन डिस्टेंस ले लिया है, एक मिनट, इधर तो फोर्स ले लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, और इधर हम डिस्टेंस सेपरेशन ले लेते हैं। न्यूक्लियॉन्स के बीच में ये आपके पास फर्मी मीटर में होगा, ठीक है। और ये बच्चे जो होता है ये इस तरह का है, ओह सॉरी, तो हम ऐसे करते हैं। और किसी को यदि 11th का केमिस्ट्री में भी होता है इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बच्चे यही है, पता नहीं क्या नेचर में केवल इसी टाइप का है, चाहे इंटर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच में फोर्स है, एटम एटम के बीच में है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, यही एक नेचर में पाया जाता है। तो बच्चे ये जो वैल्यू है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर फोर्स ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है। अच्छा, ये आपको पता है कि फोर्स जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव फोर्स है इधर, इधर निगेटिव फोर्स होता है। तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्सिव, निगेटिव का मतलब होता है बच्चे अट्रैक्टिव। ये आपको कोलंबियन फोर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स। ये बच्चे ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये 0.8 फर्मी मीटर है, उसके बाद फिर ये 1 के करीब हो गया, 1 फर्मी मीटर, 2 फर्मी मीटर और 3 फर्मी मीटर। तो आप जरा देखो यहाँ से, यहाँ सैचुरेशन आ रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। अब थोड़ा सा आपको बच्चे यू यदि पोटेंशियल एनर्जी है, और एफ बच्चे यदि फोर्स है, तो फोर्स और उसमें रिलेशन हम देखें, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर से आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यदि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्ट मैक्सिमा है या मिनिमा है तो फोर्स जीरो होगा। तो अब हम इसी का ग्राफ बना के दिखाएं आपको बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ग्राफ, ये भी आता है। चलो नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन।
अच्छा, ये आप देखना बच्चे, ये बहुत सारे ग्राफ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफ हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ऐसे हैं, तो हमने बस ऐसे रफली ले लिया, आपके इतना डीप नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच में? बिटवीन टू न्यूक्लियॉन, है ना? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं। द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन कर्व हम बना के देखते हैं, सेम यही है। फोर्स का तो बच्चे आपके उसमें दे भी नहीं रखा है एनसीईआरटी में, तो ये मैंने आपको जान के बड़ा सा दिखा दिया था। पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है, लेकिन फोर्स का भी होना चाहिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0। यहाँ पर बच्चे सेपरेशन है, फर्मी मीटर में, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपके पास +100 और ये -100, और ग्राफ बच्चे इस तरह का ग्राफ है, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है, ऐसे कोई बात नहीं है। अब ये जो है ना, ये जो पॉइंट आ रहा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है बच्चे ये, तो U आपके पास ये यहाँ पर U मिनिमम है। U मिनिमा होने का मतलब है जो न्यूक्लियर फोर्स है बच्चे, वो आपका 0 होगा। तो ये जो है, ये 0.8 फर्मी मीटर है। 3 आपका 2 और ये 3। एक मिनट, ये क्या? 2। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो C, A से C, A टू C, आप बच्चे यहाँ पर A टू C में देखो, ये जो आपके पास A टू C आ रहा है, ये C है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये उस पर, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये स्लोप जो थीटा है बच्चे, कैसा आएगा? ऑब्ट्यूस। ये आपका A पॉइंट है, ये कहीं B पॉइंट था, ये C है। तो ऑब्ट्यूस आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो स्लोप है, स्लोप जिसको आप du/dr कर रहे हैं, इसको tan थीटा लिख रहे हैं, तो स्लोप तो निगेटिव होगी। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव du/dr, नेगेटिव du/dr, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स। आया बच्चे आपको समझ में? इसका मतलब इससे ऊपर यहां जब चलेंगे, ये आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ग्राफ बना देगा, पूछेगा बताओ ए से सी, ए से सी के बीच में न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियॉन है उनके बीच में फोर्स की नेचर क्या है, तो आपको रिपल्सिव कहना पड़ेगा। सी से आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ दिखा देता हूँ चलो। ये जैसे आपके पास जा ही रहा है ऐसे। अब इस पॉइंट पर कोई, यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट हो गया, ये बच्चे हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा आपका एक्यूट है। तो सी से ये डी हो गया पॉइंट, ये सी है। तो सी से डी में फ्रॉम, यानी फॉर सी टू डी, सी टू डी यदि हम देख रहे हैं, तो बच्चे स्लोप जो है वो कैसा आ रहा है?
पॉजिटिव आ रहा है तो जो फोर्स होगा वो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज निगेटिव आएगा। निगेटिव आने का मतलब अट्रैक्टिव, सही है। इसका मतलब यहां पर जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव है। तो कभी कभी क्या है, वो ऐसे क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन ग्राफ ले लेता है और ये पूछ लेता है कि भाई कहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, कहाँ पर रिपल्सिव फोर्स है। तो इसको मैंने आपको करा दिया। निगेटिव होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, अट्रैक्टिव फोर्स। नहीं दिख रहा है तो बच्चे लिख लेना आप, है ना, जब नोट्स बनाओगे अट्रैक्टिव फोर्स लिख दो। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया आपको, न्यूक्लियर फोर्सेस का और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ से समझा दिया। अब बच्चे एक चीज और देखो, एनर्जी रिलीज के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। अब एनर्जी रिलीज के क्वेश्चंस पहले तो नहीं आते थे, अब क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप रहता है। एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा ये मैं नहीं बताऊंगा कि भाई केमिस्ट्री में आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बच्चे को नए चीज़ें नहीं बनती हैं, नए एलिमेंट नहीं बनते हैं, केवल एटम्स का रीग्रुपिंग हो जाता है, नए मॉलिक्यूल बनते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या है बच्चे, न्यूक्लियस पार्ट लेता है तो नए एलिमेंट बन जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले रदरफोर्ड था जिसने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस करी थी, ठीक है। उसने आई थिंक नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल पास किया था और उसने ऑक्सीजन बन गया था, ये था, यस, यही था फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन द वर्ल्ड, ठीक है। याद रखना रदरफोर्ड ने की थी। और उसने एक चैम्बर लिया था, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस थी और अल्फा पार्टिकल पास किया, तो नया एस्टोनिस्ड, ही वाज एस्टोनिस्ड, सरप्राइज हो गया कि नई चीज बन गई, ऑक्सीजन बन गई, वाह। तो इसका मतलब ऐसा कर तो सकते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसमें सबसे पहले देखो एक और चीज मैं बता दूं, एक तो रिप्रेजेंटेशन भी है न्यूक्लियर रिएक्शन का। जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट बेद, BETHE, वेद, इन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियर रिएक्शन का किया, एक बार देख लो। यदि आपके पास कोई न्यूक्लियस ए है, इसको हम ट्रिगर कर रहे हैं ए से, स्मॉल ए, ये आपके पास ट्रिगरिंग पार्टिकल है। उससे बच्चे बी बना, नया एलिमेंट, प्लस निकला बी, प्लस क्यू, एनर्जी, ये एनर्जी है। ये आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपके पास ये ट्रिगरिंग पार्टिकल है, जो इनिशिएटिंग पार्टिकल है, इनिशिएटिंग पार्टिकल है। ये बच्चे प्रोडक्ट पार्टिकल है। तो उसने कहा कि ए कॉमा ए बी एंड बी, ये बच्चे कभी ऐसा आ जाए ना, तो मेरे ख्याल में तो 99% तो लोग तो खल्लास हो जाएंगे इंडिया में, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आता ही नहीं है किसी को। तो ये बेद ने बताया था कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि ए बी बी हो तो बच्चे वो पूछेगा कैसे लिखा जाएगा, यानी ये है तरीका। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं, जो हम करा रहे हैं आपको, स्पेशल है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैंने बता दिया। इसके बाद बच्चे क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू निकालने का एक तरीका है मास डिफेक्ट, टू फाइंड क्यू वैल्यू।
उसके लिए हम यूज करते हैं यूजिंग मास डिफेक्ट कंसेप्ट। तो इसमें क्या होगा बच्चे, आपको दे रखा होगा ए का मास, मास ऑफ ए, है नहीं, समथिंग दे रखा होगा कुछ भी इन टर्म्स ऑफ ए एम यू, समथिंग ए एम यू में, एटॉमिक मास यूनिट में। मास ऑफ बच्चे स्मॉल ए दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ ए एम यू में, ए डैश लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डैश। इसी तरह से बच्चे मास ऑफ बी दिया होगा इन टर्म्स ऑफ ए एम यू में, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी तरह से बच्चे एम ऑफ बी दे रखा होगा, वो भी आपके पास डैश डैश ए एम यू में होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो मास डिफेक्ट होता है। तो आपको सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल देना है, यानी कि ये जो मास होगा बच्चे कम होगा। यदि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो मास कम हो गया होगा। यदि आपके पास एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो उसमें आपके पास मास बढ़ जाएगा। तो आपको बच्चे मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ स्मॉल ए, इसमें से आप ये वाला मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस मैं सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं सिंबॉलिकली ये। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होगा, तो ये रिएक्टेंट है। आगे करना तरीका बस समझ लो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। रिएक्टेंट्स और ये बच्चे प्रोडक्ट, तो सिंबॉलिकली मैंने आपको करके बताया। सपोजिंग दिस इज एक्स ए एम यू, ठीक है, आ गया। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे इसको बच्चे, 3 × 10⁸ मत करना। तो एनर्जी रिलीज जो आएगी, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, तो जो एक्स ए एम यू है, आपको पता है 1 ए एम यू होता है 931.6, ठीक है, एमईबी पर यूनिट। तो इतना एमईबी आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया बच्चे, किस तरह से आप क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप कर लेंगे, ठीक है। एक तो हो गया ये एनर्जी निकालने का ये तरीका है, वेद, ये अच्छी है, ठीक हो गया। अब दूसरा एक और होता है जिसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स के, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्यू वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं दूं, ये आपके पास a प्लस ए गोज टू b प्लस बी, वो ऐसे नहीं देगा। मैंने आपको बताया वो कैसे देगा क्वेश्चन, a b, ठीक है। अब इसमें इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज गिवन। जैसे ए के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए दे रखा है, इज सपोजिंग एक्स, कुछ भी मान लेते हैं, इज इक्वल टू पी मान लेते हैं, पी एम ई बी, ठीक है। और इसमें बच्चे ए के अंदर सपोजिंग हमारे पास यहां पर इसमें ए भी दे रखा होगा, इसका मास नंबर, ठीक है। जैसे यहां पर इसका मास नंबर दे रखा है, कुछ मान लेते हैं बच्चे अल्फा, चलो यहाँ मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं बीटा, ये मान लेते हैं गामा, ये मान लेते हैं डेल्टा। ये इनके क्या है, मास नंबर है माना, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉल ए को मैंने मान लिया सपोजिंग क्यू एम ई वी। तरीका मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
फॉर बिग, बड़ा बी वो दे रखा है सपोजिंग RMeV। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉल बी ये मानिए PQRS MEV। चलो अब क्यू वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ अलग है बच्चे, वहां पर मास डिफेक्ट होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी कम वाली ज्यादा में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स तो पता ही है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये प्रोडक्ट बताया था, तो ये बच्चे रिएक्टेंट्स हैं। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये, तो ये कितना आ जाएगा? तो माना गामा इसके अंदर मास नंबर है, इनटू बी का है बच्चे आर, तो गामा RMeV प्लस डेल्टा इंटू एस, ये हो गया बच्चे प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी टोटल। टोटल निकालनी है, ये क्वेश्चन आया है बच्चे ऐसा, माइनस इस टर्म्स में भी आ सकता है, माइनस ए का टोटल बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, तो बच्चे पी है, तो इसमें अल्फा जो है आपके पास न्यूक्लियंस है, अल्फा पी प्लस बीटा क्यू। तो ये आपके पास हो गई एनर्जी रिलीज्ड। आ गया क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया है, चाहे अल्फा किसी भी टर्म्स में आ रहा हो। ठीक है, रिएक्शन दे देगा और उस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी होगी, तो बच्चे आपको टोटल न्यूक्लियंस, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। पर न्यूक्लियन से नहीं चलेगा, टोटल एनर्जी निकालनी है, उसमें मास नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। अब आप एक्सपर्ट हो गए इस चीज में, अब आपको कोई नहीं परेशान करेगा, है ना, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब सिलेबस में बच्चे हमारे पास बहुत कम कर दिया है, रेडियो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा छोटी सी है, रदरफोर्ड सॉडी नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा ही करेंगे इसमें जो हमारे सिलेबस में है। मेंस में भी नहीं है, एडवांस में फिर हम अलग से करते हैं। चलिए, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसमें से, अनस्टेबल न्यूक्लियस में से कुछ रेडियो एक्टिव रेज, अब सबको पता है, बैकरल ने देखा था जिनको बैकरल रेज कहा गया, फिर बाद में पता पड़ा कि अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशंस निकलती है अनस्टेबल एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से। तो स्पॉन्टेनियस होता है, कोई कहने की जरूरत तो नहीं पड़ती, अपने आप ही निकलता है। स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस है ना, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज अल्फा बीटा एंड गामा, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट। तो अनस्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियस से जो हमारे पास मिस्टीरियस रेज निकलती हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलती हैं, आपको कहना नहीं पड़ता, एंड कंटिन्यूस निकलती रहती हैं, ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
और ये जो रेज है बचपन से आपको याद है केमिस्ट्री में उनकी प्रॉपर्टी भी देखी थी, अल्फा रेज क्या है, अल्फा तो न्यूक्लियस, सब अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ते आ रहे हो। अल्फा क्या है, अल्फा, अल्फा रेज बताएंगे अभी आगे। यानी न्यूक्लियस है 2He4, न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बीटा रेज, बीटा रेज बच्चे दोनों हो सकते हैं, बीटा निगेटिव भी हो सकता है और बीटा पॉजिटिव भी हो सकता है। बीटा निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव का मतलब पॉजिट्रॉन, अभी देखेंगे। एंड गामा रेज, गामा रेज तो बच्चे जीरो गामा जीरो, यानी कि ना चार्ज है ना इसका मास है, यानी एनर्जी है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला ले लेते हैं अल्फा डिके। एक मिनट, अल्फा डिके ले लेते हैं। अल्फा जो है बच्चे न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, ठीक है। तो इसका यदि कोई एलिमेंट आपके पास जेड एक्स है और ये सपोजिंग रेस्ट में है, तो इससे आपके पास नया एलिमेंट बनेगा +2He4, ये सिंबल है अल्फा पार्टिकल का, प्लस Q यानी एनर्जी। तो आप देखोगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस बैलेंस करना आता है ना आपको बच्चे। न्यूक्लियर रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, दोनों तरफ चार्ज जेड जो है न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है उसको बैलेंस करते हैं, और दोनों तरफ मास नंबर उसको बैलेंस करते हैं। तो ये बच्चे जेड यहाँ पर 2 यहाँ है, तो यहाँ पर Z-2 बैलेंस करने का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पर A है, यहाँ बच्चे 4 है, तो ये बच्चे A-4, तो बैलेंस करना आ गया आपको। हाउ टू बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन, दोनों तरफ जेड न्यूक्लियस के अंदर चार्ज को बैलेंस करते हैं और दोनों तरफ A को बैलेंस करते हैं, A-4। ये आपके पास Q जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये क्वेश्चंस बच्चे मैंने वर्क पावर एनर्जी में भी कराए हैं, आपने देखना उसमें वर्क पावर एनर्जी के अंदर मैंने बताया कि ये 12th में भी आएगा। ये रेस्ट में था, और ये जो है अल्फा, ऐसे मान के चलो ये गन है, और ये इसमें से एक क्या निकल के चला गया, इसके अंदर से एक बुलेट निकल के चले गए। रिमेनिंग जो है बच्चे गन का पोर्शन ये बचा है, रिकॉइल। तो रिकॉइल न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, ये आपके पास डॉटर न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका जो जेड है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगा, और उसका जो ए है मास नंबर, वो 4 यूनिट से कम हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चंस क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड क्यू वैल्यू। टू फाइंड क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको मास डिफेक्ट से कर सकते हैं कि मास ऑफ एक्स एएमयू में माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ अल्फा, ये सब कर लेना। मास डिफेक्ट निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 931.6, ये यदि यूनिट में MEV पर यूनिट, इससे आप क्यू वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो क्यू वैल्यू है, जो एनर्जी है, दिस विल बी शेयर्ड इन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड वाई, डॉटर न्यूक्लियस और वाई अल्फा में ये आपस में शेयर हो गई होगी। अब कैसे शेयर होगी ये आपको मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से करा देता हूं। देखो, इस जो क्यू है, this Q is shared between alpha particle and daughter nucleus Y, इनके बीच में ये शेयर हो गई है।
यानी जो क्यू वैल्यू है आपके पास, एक मिनट, ये जो क्यू वैल्यू आपके पास आ रही है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई। अब मोमेंटम, सिंस मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व है तो बच्चे आपके पास मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, अल्फा और वाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, इक्वल मोमेंटम रखेंगे, मोमेंटम ऑफ अल्फा और मोमेंटम ऑफ वाई बराबर रहेगा। और आपको सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई ये बदले मास के इनवर्स रेशियो में हो जाएगा नहीं, मास ऑफ अल्फा नीचे और मास ऑफ वाई ऊपर। ये चीज समझ में आ गई आपको, बिकॉज पी तो सेम है दोनों का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई, अल्फा का जो मास है वो 4 यूनिट है और वाई का जो मास है वो A-4 यूनिट है। दिख रहा है नहीं पीछे देखो, अरे भाई ये तो था जेड एक्स ए गोज टू वाई प्लस अल्फा, ये है बच्चे Z-2 और ये है A-4। तो दिख रहा है आपको ये A-4 है और ये आपके पास 4 है। तो अब आपको रेशो मेथड से कर लो कि एनर्जी का रेशो है A-4:4, तो सम ऑफ रेशो कितना हो जाएगा A-4 प्लस 4A। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू A-4 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू क्यू वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन A इंटू क्यू वैल्यू। सही है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे, वो आप एक बार कर लेना, ठीक है। टोटल वैल्यू पूछ सकता है, अल्फा की एनर्जी, ये सब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बच्चे करा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूले हम बके हो गए, ये सब देख लो बच्चे, तो आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो ये हो गया अल्फा टिके कंप्लीट। बीटा टिके थोड़ा अलग होता है। बीटा टिके, बीटा टिके बेसिकली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो है नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कन्वर्जन तो रहा है। तो आपके पास यदि हम बीटा नेगेटिव डिके की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कन्वर्जन हुआ है, यानी वहां जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। ये बच्चे प्रोटॉन का सिंबल सबको याद है, एक्चुअली में 10th में से हटा दिया है, इसलिए आपको ये परेशानी आ रही है। अदरवाइज पहले 10th में सारी चीजें थी, सिंबल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन, प्लस -1 E0, देखो हो गया रिएक्शन बैलेंस, ये जीरो है, 1 एंड -1 जीरो हो गया। प्लस बच्चे ध्यान रखना एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू, ये एंटी न्यूट्रिनो लिखना जरूरी है, ना तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कंसेप्ट जो आया है बच्चे, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको लिया गया है। क्योंकि जैसे आपके पास न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में से कोई चीज बच्चे, प्रोटॉन इधर गया, तो इसकी वजह से बच्चे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में एक पार्टिकल और जाना चाहिए। जैसे आपके पास याद है आपको हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर देखते हो, सबको हेलीकॉप्टर पता है, इसमें ऊपर रोटर है, ये तो रोटर यदि घूम रहा है तो बच्चे तो ये ध्यान रखना कि
यदि आपके पास ऊपर का उसका एक पार्ट यदि क्लॉकवाइज ऐसे घूमने लगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो पूरा पूरा बच्चा ऐसे उल्टा घूमने लगेगा। तो इसलिए पीछे आपको याद है, तो पीछे भी आपके पास ब्लेड्स होते हैं, जिससे कि उसके मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ठीक है ये। तो अदरवाइज पहले ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर एक्सीडेंट होता रहता था। चलिए, तो एंटी न्यूट्रिनो लिखना जरूरी है बच्चे। ये एंटी न्यूट्रिनो जो है लिटिल न्यूट्रॉन है, इसका नाम लिटिल न्यूट्रॉन है, बाद में साइंटिस्ट ने रखा था, फर्मी ने। और ये बच्चे इवन अर्थ से भी एस्केप कर जाते हैं, बड़े चालाकी से, इसको कहते हैं इंजीनियसली, चालाकी से। इंडिजीनियस का मतलब है अपना, इंजीनियस मतलब चालाकी से इसका फिर इन्होंने स्पिन निकाला था और सब कुछ निकाला था। साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। चलिए, तो ये है, तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। और जब निकलता है तो बच्चे क्या निकलेगा, ये निकलेगा और ये निकलेगा। तो अब आपके पास रिएक्शन क्या बनेगी, देखो, ZXA is converted into daughter nucleus plus -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस Q वैल्यू। तो ये आपके पास Z+1, यानी कि देखो इसमें जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस के अंदर है चार्ज बढ़ गया है, एक न्यूट्रल जो है चार्ज में कन्वर्ट हो गई है। और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अप्रोक्सीमेटली मास सेम ही है। ये बच्चे निकला। अब सारा खेल बच्चे एंटी न्यूट्रिनो का है। ये जो उछल रहा है बीटा, ये बीटा निगेटिव है। तो बीटा निगेटिव की जो एनर्जी है, ध्यान रखना, उसका स्पेक्ट्रम, ये क्वेश्चन देख लो बच्चे कैसे कैसे आए। स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन ऑफ बीटा निगेटिव इज कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस एमिशन जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस है ड्यू टू एंटी न्यूट्रिनो। ये मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से लिखना, ड्यू टू एंटी न्यूट्रिनो अकम्पनिंग देम। और उनकी एनर्जी बच्चे कंटिन्यूअस होती है। पहले इसका अलग था डेटा, अब डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है। इस तरह से है, 0 से लेकर इन्होंने ऐसे कर दिया है। पहले 0.2 था, अब शायद 0.5 कर दिया है। 0.5 MeV से लेकर ये 1.17 MeV तक ले लिया है। यहाँ पर ये एनर्जी है, यहाँ पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पूछे आपसे क्यों है, इस अवसर रीजन में देखो, तो स्पेक्ट्रम ऑफ एमिशन यानी एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा इज कंटिन्यूअस ड्यू टू द एंटी न्यूट्रिनो अकम्पनिंग देम। 0 से लेकर एक एंड वैल्यू तक उनकी एनर्जी होती है, एंड एनर्जी, एंड एनर्जी कहते हैं इसको। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट एनर्जी, ये एमईवी है बच्चे। यहाँ पर मैंने ये एमईवी, एम को मैंने कैसे लिखा है, ये 1.17 है, 1.17 MeV। तो आगे आपको बीटा, बीटा का मैंने समझा दिया, ये बीटा निगेटिव हुआ। ऐसे बच्चे बीटा पॉजिटिव एमिशन भी हो सकता है, बीटा पॉजिटिव एमिशन। बीटा पॉजिटिव एमिशन का मतलब है इसके अंदर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। फिर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन, भाई न्यूक्लियस के अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें बच्चे कन्वर्ट होता है प्रोटॉन। तो 1H1 इज कन्वर्टेड इनटू 0 and 1, एनर्जेटिक रहा होगा, प्लस +1 E0 प्लस इसमें बच्चे न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो मत लिख देना, ये है न्यूट्रिनो, ये पॉजिट्रॉन हो गया।
बीटा पॉजिटिव या पॉजिट्रॉन। तो रिएक्शन क्या बनी कि ZXA goes to Y प्लस 1 E0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस Q। तो ये बच्चे इसका जेड जो है कम हो गया, क्योंकि एक जो चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल चीज, तो एक न्यूक्लियस का चार्ज कम हो गया, तो जेड देखो कम हो रहा है, मास का इक्वेशन सेम है। तो दिस इज बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। अब मेन चीज क्या है कि बच्चे न्यूक्लियस में से अल्फा निकले या बीटा निकले तो न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है, तो जो गामा है इसको करा देता हूँ, फिर उसके बाद अगली बार इसको वाइंड अप कर लेंगे, उसमें न्यूक्लियर फिजन थोड़ा सा और समझा देंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन समझा देंगे, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी का रदरफोर्ड सॉर्टी नहीं करना है। तो गामा डिके में क्या होता है कि आपके पास एक्साइटेड न्यूक्लियस, यानी कि आपके पास देखो बच्चे ZXA, ये एक्साइटेड न्यूक्लियस है, ये आपके पास नया एलिमेंट नहीं बनेगा, ZXA ही है, प्लस 0 गामा 0 प्लस एनर्जी, ये आपके पास ग्राउंड स्टेट आ गया। तो न्यूक्लियस जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा निकलेगा तो उनके साथ गामा भी निकलेगा, तभी वो न्यूक्लियस आपका ग्राउंड स्टेट में आएगा। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, वो है कोबाल्ट यूज करते हैं, और बहुत साल पहले किसी ने सुना भी होगा कि 1968 में आई थिंक कनाडा ने जो ट्रांसफरेंस ऑफ एजुकेशनल ट्रांसफरेंस होता है पॉलिसी, उसमें उन्होंने कोबाल्ट दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो उन्होंने कुछ साल पहले, बहुत साल पहले की बात है, उसने कबाड़ी को भेज दिया। तो बाद में कुछ दिनों के बाद कबाड़ी के यहाँ जब रेडिएशंस का उसको दिखा स्किन पर, तो बाद में पता पड़ा कि वो कोबाल्ट था। अब उसने तो काम कर दिया, अब उसके जनरेशंस में कितनी नुकसान होगी वो पता पड़ेगा कि किस तरह बायोलॉजिकली गड़बड़ होगा उसमें। चलिए, तो एग्जाम्पल कोबाल्ट ही होता है, देखो जरा 27 कोबाल्ट 60, इससे बच्चे एक बीटा निकलता है, बीटा निगेटिव। तो बीटा जब निगेटिव निकलेगा तो बच्चे जेड बढ़ जाएगा एक, या नहीं? तो ये बच्चे बनेगा 28 निकल 60, ये बच्चे एक्साइटेड न्यूक्लियस है। अब यहां से दो गामा निकलते हैं, गामा 1 और फिर गामा 2, 1.17 कीमोथेरेपी में यूज करते हैं गामा, है ना, और यहाँ पर आपके पास 1.33 MeV, और अब ये आपके पास 28 निकल 60, ये अब ग्राउंड स्टेट में आ गए। तो इसका केवल एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, 27 कोबाल्ट 60 बीटा निगेटिव, ये दो गामा निकलने के बाद इसकी रिएक्शन भी बच्चे याद ही रख लेना, एक कैसे रिएक्शन मैंने बनाई। तो 27 ये हो गया आपके पास 27 कोबाल्ट 60 गोज टू, एक आपके पास बीटा निगेटिव है -1 E0 प्लस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस आपके पास फिर 28 निकल 60। ये थोड़ा ऊपर जगह है नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मैंने इसको हटा देता हूँ, तो हम यहाँ लिख देते हैं 27 cobalt 60 is converted into 28 nickel 60 plus -1 E0 प्लस गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस Q, ये Q जो है सब एनर्जी के फॉर्म में हो गया। हो गया। तो बच्चे मैंने आपको आज न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट अल्फा बीटा गामा डिके सब बता दिया, थोड़ा सा
आप को फिजन बता देंगे उसमें क्या क्या है, और फ्यूजन में थोड़ा सा बता देंगे क्या है, ठीक है। मॉडरेटर वॉडरेटर की क्या ज़रूरत पड़ती है, कूलेंट क्या है, और कंट्रोल रॉड्स क्या है, वो थोड़ा सा टच कर देंगे, रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है उसके अंदर। और ये भी बता देंगे कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 10.9 केल्विन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सन के एटमॉस्फेयर में 10.9 सन का जो फोटोस्फेयर है वहाँ तो 10.7 केल्विन है, तो इतने कम टेम्परेचर पर न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों हो जाता है। तो ये सारी बातें अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इंतजार करिए। आई एंड द मीटिंग नाउ।